चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे एमएसपी से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने पैडी, पल्सेस और ऑयल सीड मतलब धान, पल्सेस मतलब होता है दालें और ऑयल सीड मतलब तिलहन, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, इनकी एमएसपी में हाइक किया है मतलब वृद्धि किया है। तो कौन सी फसल में कितनी वृद्धि किया है ये देखेंगे, लेकिन किसान इससे खुश नहीं है क्योंकि पैडी में बहुत ही कम पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 के लिए ये एमएसपी निर्धारित की गई है खरीफ वाली क्रॉप्स के लिए। ठीक है, खरीफ वाली क्रॉप्स के यहाँ पर नाम दिखाए गए हैं: पैडी, बाजरा, रागी, मेज, तुअर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड। ठीक है, इनका अब प्राइस कितना हो गया वो हम देख लेते हैं। पैडी का अब जो कीमत है 1 क्विंटल वो 1940 रुपया हो गई है। बाजरा की कीमत रहेगी 2250 रुपये क्विंटल। रागी की कीमत है 3377 रुपये प्रति क्विंटल और मेज की कीमत है 1870 रुपये क्विंटल। तुअर की है 6300, मूंग की है 7275 और उड़द की है 6300। ग्राउंडनट की है 5550 और सनफ्लावर की है 6015। ठीक है, यदि हम सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखें ना तो 300 रुपये का इंक्रीज़ मिला देखने को तुअर की दाल में और उड़द की दाल में। अब हो ये रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट में ये चीज़ों की कमी जा रही थी, इसलिए सरकार ने इनके प्राइस को बढ़ा दी है ताकि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन इनका ज़्यादा हो सके। और दूसरी बात ये हो सकता है तेल का जिस प्रकार से दाम बढ़ रहा है ना, तो सरकार चाहती हो कि तिलहनों का ज़्यादा प्रोडक्शन करें किसान, ताकि जो तेल की कीमत है उसमें हम कंट्रोल पा सकें। एक रीज़न ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये होता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि किसान केवल गेहूँ और धान मतलब बारिश के टाइम में केवल धान ही बोएं और रबी के टाइम में केवल गेहूँ ही बोते रहें। तो इससे जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति रहती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है और जो प्रोडक्शन है किसानों का वो कम हो जाता है। जहाँ पर 5 किलो खाद डालना पड़ रहा था यूरिया डीएपी, अब उनको डबल डालना पड़ता है। तो इसी के चलते चलते सरकार इस प्रकार की घोषणा करती है। और यदि हम इसमें सबसे कम इंक्रीज़ की बात देखें ना तो 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है मेज में। ठीक है, इसके बाद 72 रुपया धान के लिए। इस प्रकार से इसीलिए किसान संगठन काफ़ी निराश नज़र आ रहा है। एमएसपी की हम बात कर लेते हैं ताकि इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है धीरे से हमारा कंप्लीट भी होते रहे। एमएसपी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बाज़ार में दखल देने का एक प्रकार का तरीका है, इंटरवेंशन का एक प्रकार से तरीका है। क्योंकि नॉर्मली केंद्र सरकार क्या कर देती, प्राइस को मार्केट के ऊपर के छोड़ देती, आपको जितना प्रोडक्शन करना है करो, जिस कीमत पर बेचना है बेचो। लेकिन एमएसपी के माध्यम से सरकार मार्केट में इंटरवेंशन करती है तो ताकि ये निश्चित हो सके कृषि का जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी कीमत में यदि गिरावट आ जाती किसी कारण से तो भी किसानों को कम से कम जितना वो बोए हैं उस हिसाब से उनको रेट तो मिल जाए। इसलिए सरकार इसमें इंटरवेंशन करती है। यदि उनको सही प्राइस नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में सस्ते दामों पर बेच देंगे। इसी के चलते चलते उनको नुकसान हो जाएगा कृषकों को। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको सीएसीपी कहते हैं, 1985, इसने कहा था कि कुछ फसलों के आधार पर बुआई के आप पहले ही एमएसपी की घोषणा कर दो। इससे क्या होगा, किसान निराश होकर कम कीमत पर अपने अनाज को नहीं बेचेगा और दूसरी बात सरकार भी अनाज राशन की दुकान में बांटने के लिए ख़रीद पाएगी, गरीबों को अनाज प्रोवाइड कर पाएगी। यही इसका मेन उद्देश्य था। अब हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि इस बारिश के मौसम में धान की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की जब अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, उसका प्राइस में गिरावट आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में किसान लोग क्या करेंगे, मजबूरी में उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा ना। तो इस
इसी कारण से सरकार चाहती है कम से कम यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम उनको उचित दाम दे सकें, इसलिए सरकार एमएसपी लेकर आती है। दूसरी बात ये है, देखो गेहूं के लिए 1066.77 से शुरू होकर के आज 23 वस्तुओं पर एमएसपी का ऐलान किया जाता है, जिनमें से 7 अनाज शामिल हैं, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, रागी। 5 दलहन हैं, दाल वाली फसलें हैं जैसे कि चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। इसमें 8 तिलहन हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, कुसुम के बीज और नाइजर के बीज। इसमें नारियल जिसको गिरी भी कहा जाता है, कच्चा कपास शामिल है, कच्चा जूट और तंबाकू शामिल है। एमएसपी को प्रोत्साहन स्तर पर तय कर लिया जाता है ताकि कुछ कुछ सरकार के उद्देश्य होते हैं जिनको सरकार पूरा कर सके, जैसे कि किसान खेती के क्षेत्र में निवेश करने के लिए थोड़ा उत्साहित हो जाएं कि चलो अच्छा दाम मिल रहा है तो हम अपना निवेश करें। ऐसा नहीं कि खाली अपने खाने पेट भरने के हिसाब से बस बोएं अपनी फसलों को, ठीक है। दूसरा उद्देश्य यह रहता है कि किसान उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें, ठीक है। यदि हमें प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि थोड़ा अपनी लागत को बढ़ा दें, और लागत तभी हम बढ़ा सकते हैं जब कुछ हमारी जो टेक्निक है, न्यू टेक्निक को यदि हम अपनाते हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात है उत्पादन बढ़ता है इससे, और दूसरी बात किसानों की आय भी बढ़ती है, इसलिए एमएसपी निर्धारित की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार ये निर्धारित कैसे करती है कि हमें कितना प्राइस एमएसपी का निश्चित करना है। तो देखो, किसान की लागत, जो पैसा वो अपनी खेती में लगा रहा है, जहाँ पर निवेश कर रहा है, दूसरी बात वो और उसकी फैमिली या फिर कोई वो लेबर अपने खेती बाड़ी के लिए हेल्प के लिए लगाया है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारी निकल के आ जाती है एमएसपी। इसी के आधार पर सरकार एमएसपी को निर्धारित करती है। ये तो इतना रहता ही है, इसमें 50% हिस्सा इसका और जोड़ दिया जाता है, तब जाके ये एमएसपी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब किसानों की लागत क्या क्या हो सकती है, जिसको हम लागत A2 कहते हैं, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, भूमि लीज व्यय, ईंधन, सिंचाई आदि ये सब शामिल रहती। दूसरी बात FL किसको कहेंगे, पारिवारिक श्रम है, ठीक है। उसके परिवार वाले भी तो काम करवाते हैं ना, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी, महिलाएं भी खेतों में जाके काम करवाती, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसका भुगतान वो किसान करता नहीं है अपने घर के ही परिवार लोगों को। लेकिन ना किसान चाहते हैं कि एमएसपी की जो घोषणा है वो लागत C2, कॉस्ट C2 के आधार पर होनी चाहिए। लागत C2 क्या होता है, देखो इसमें लागत A2 तो रह गई, वो जो पैसे लगा रहे हैं वो तो रह गई। FS में जो उनकी स्वामित्व वाली भूमि है ना, उसकी किराए की लागत शामिल रहती है, और नियत पूंजी का ब्याज भी इसमें जोड़ा जाता है। भाई वो ब्याज भी तो किसानों को रिटर्न करना रहता है ना, और किराए की लागत, भूमि की किराए की लागत, उसको भी शामिल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर एमएसपी को लागत C2 के 50% ऊपर होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं ना तो धान की जो कीमत है 1750 रुपये प्रति क्विंटल से 2340 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी। अब ये अंतर आप देख सकते हैं कितना नुकसान होता है किसानों को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्रीस्ट फीडिंग को लेकर के। यदि कोई महिला है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है तो सरकार तो कहती है कि जन्म के इतने समय तक आप बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाइए, लेकिन आप ऐसे गरीब महिलाओं के बारे में सोचिए जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं और जिनकी डिलीवरी हुई है उसके 3 महीने के अंदर ही कंपनी में काम करने जाना पड़ रहा है, 6 महीने के अंदर में ही उनको काम करने पड़ने जा रहा है, तो वो कैसे एक साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगी और अपने जो उनका शिशु है वो कैसे उसका विकास हो पाएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि 60% जो मदर्स हैं उनको अपने काम में जाना पड़ा है केवल 6 महीने की डिलीवरी होने के बाद से ही, एक स्टडी में ऐसा सामने आया।
सरकार ने जो शिशु गृह बनाई है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, वो केवल 1 साल के बच्चे होने पर ही उसका फ़ायदा इनको मिल पा रहा है। अब इसमें बात बताई जा रही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग EBF इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि क्यों डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि 38% जो मदर्स हैं ना वो अपने काम में रिटर्न हो गई हैं अंडर द 3 months ऑफ डिलीवरी एंड 60% विद इन 6 months ऑफ डिलीवरी। तो डॉक्टरों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यदि सकारात्मक कंडीशन बनाना है तो शिशु के जन्म के जो पहले 6 महीने तक है स्तनपान कराना ज़रूरी है। ठीक है, इससे शिशु की लाइफ भी अच्छी रहती है, क्योंकि माँ का जो दूध रहता है वो पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता है और इससे पेट की जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी आशंका नहीं रहती है, इसलिए जो है शिशु के दूध को प्राथमिकता दी जाती है। अब लेकिन यदि महिलाएं इन्फॉर्मल सेक्टर में 3 महीने के अंदर ही, डिलीवरी के 3 महीने के अंदर ही चली जा रही काम करने के लिए 38% महिलाएं, और 60% महिलाएं 6 महीने के अंदर में काम पर लौट जा रही हैं, तो बच्चों को वो कैसे स्तनपान कराएंगे। और दूसरी बात ये है फिर अदर जो उपाय अपनाए जाते हैं ना, जिससे बच्चों की दूध पीने की आदत जल्दी से छूट जाती है, वो बढ़ने लगेगी, ऐसा इस स्टडी में बताया गया है। अब स्टडी में हम बात करेंगे किन किन सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। तो देखो, किसी के घर में जाकर जो कामकाज करने वाली महिलाएं रहती हैं ना, घरों की साफ़ सफाई हो या फिर बर्तन मांजना हो या फिर जो भी अदर काम है, वो वाले सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा, इसमें वेंडर्स लोग शामिल किए गए हैं, शामिल की गई महिलाएं, और होम बेस्ड और जो बार्टर वर्किंग वूमेंस होती हैं, बार्टर मतलब ठीक है काम के बदले उनको कुछ वस्तुएं दे देना, इस प्रकार से जो महिलाएं काम करती हैं वो सबको इसमें शामिल किया गया है। और इनमें से यदि हम बात करें कि कितने प्रतिशत महिलाएं जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा पा रही हैं, तो 150 मदर्स का इसमें सर्वे टाइप का किया गया था, तो उसमें 79% महिलाएं ही ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दिक्कत ये हो जाती है कि यदि वो चाहें तो अपने बच्चे को अपने काम वाली जगह पर लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा डर रहता है इन्फेक्शन का, और थोड़ा मदर की अटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी बात ये है उनका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है अपने बच्चों के कारण, उनकी देखरेख के कारण, इसलिए वो अपने साथ में बच्चे को लेकर नहीं जा सकती हैं। केवल 37% सैंपल ऐसे लिए गए थे अपनी पॉपुलेशन के जिसमें रिपोर्टिंग किया गया था कि 37% पॉपुलेशन ही महिलाओं की अपने बच्चे को रेगुलरली या फिर कभी कभी ठीक है काम के जगह पर लेके जा रही हैं, बाकी अदर जो महिलाएं हैं वो अपने साथ में बच्चों को लेकर के नहीं जाती। ठीक है, 59% जो है वर्किंग फ्रॉम देयर होम, ऐसा इसमें बताया गया है। और सरकार कहती है यदि कहीं पर महिलाएं जाती हैं काम करने तो अपने बच्चों को वो लेके जा सकती हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने शिशु गृह बनाए रखे हैं। तो लेकिन यदि हम 12 महीने से पहले के बच्चे की बात करें तो नॉर्मली लेडीज़ अपने साथ 12 महीने के बच्चे 12 मंथ से पहले के बच्चे को लेकर के नहीं जाती हैं। वो जनरली जब तक 2 साल से ज़्यादा का नहीं हो जाता तब तक अपने साथ में लेकर के नहीं जाती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ग्रीन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यदि हमारी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जिसमें हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, इसके साथ साथ में यदि हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो प्रभावित नहीं होता है, उससे जॉब जनरेट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे ग्रीन इकोनॉमी। जैसे कि ठीक है, यदि कंट्री टारगेट करती है 175 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस 2022 तक, ठीक है, तो ILO का कहना है कि इससे ठीक है 3 लाख से भी जो वर्कर हैं वो लोग एम्प्लॉयड होंगे, किसमें, सोलर एंड वाइंड एनर्जी के सेक्टर में। तो सोलर और यदि पवन से सरकार हमारी
एनर्जी को बना रही है तो इसका मतलब है कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, साथ में जॉब भी जनरेट होंगे। देखो, इंडिया तो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, लेकिन आज भी हमारे देश में कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है एनर्जी के मामले में, चाहे वो गाड़ियाँ चलाने को लेकर हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के संचालन के लिए बिजली बनाना हो। ठीक है, तो कार्बन इमिशंस ना 80% जो इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है वो यहीं से जनरेट हो रहा है हमारे इंडिया में। अब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो और गरीबी को कम करना हो, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जिसको हम ग्रीन इकोनॉमी के साथ में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने संसाधनों का ऐसे यूज़ करना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम कुछ छोड़ कर के जाएँ। ठीक है, ये आने वाले फ्यूचर का जो धन है ना, इसको हमें बचा करके थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना है। जैसे पेड़ भी काटना है तो पूरा पेड़ नहीं काटना है, उसकी केवल शाखाओं को यदि काट करके हमारा काम चलाया जा सकता है तो हमें वही करना है। ठीक है, इस प्रकार से 1990 और 2015 के बीच गरीबी का जो आंकड़ा हम देखें ना, तो 42% से 15% हो गया है। ठीक है, मतलब सरकार ने कुछ तो वेलफेयर वाले काम करी होगी, लेकिन यदि हम फॉरेस्ट वाले एरिया की देखें तो 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहा है हर साल। 2000 और 2010 के बीच का ये आंकड़ा दिखाया गया है। ठीक है, यदि ये एरिया देखें ना, तो एरिया साइज ऑफ निकारागुआ लॉस्ट ईच ईयर, जितना एरिया आप देख रहे हैं ये ग्रीन, इतना एरिया पेड़ों से जो ढका हुआ था वो हर साल लॉस हो रहा है। इसके अलावा भूमिगत जल का दोहन हम इस प्रकार से कर रहे हैं जो कि, ठीक है, इससे वाटर स्कैरसिटी बढ़ने वाली है। 3 गुना बढ़ गया है ज़मीन से खोद कर जो हम पानी निकालते हैं ना पीने का, वो, इससे वाटर भूमिगत जल की समस्या उत्पन्न होने वाली। ठीक है, इसके अलावा 550 बिलियन प्लस टन ऑफ CO2 एमिट हो रहा है पूरे विश्व में। 1990 से लेकर 2010 का ये आंकड़ा दिखाया गया है। इसके अलावा जो फिशरीज़ है ना, 85% ओशियन फिशरीज़ फुल्ली जो है समाप्त हो गई हैं या फिर समाप्त होने वाली हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं फिशरीज़ को लेकर भी। ठीक है, इसके बाद बात की गई है $1 ट्रिलियन खर्च करती हैं सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो सरकारें हैं ना नेचुरल गैसेस, नेचुरल फॉसिल फ्यूल होता है उसको खुदवाई कर सकें, इतना सरकारें खर्च करती हैं। तो ये सारी बातें हैं जो थोड़ा चिंता का विषय है। अब न्यूज़ की तरफ यदि देखें तो ग्रीन इकोनॉमी और जो मोबिलिटी की है ना, यही रहने वाला है की एस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट 2041 मास्टर प्लान। इसमें इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि हाउसिंग जो है एफोर्डेबल हो सके, और दूसरी बात यह है जो रिहेबिलाइजेशन है ना, वो वास्तविक स्थिति में होना चाहिए। तो यदि हम बेसिक रूप से ये कहें कि यदि हमें दिल्ली के किसी एरिया का विकास करना है तो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, चाहे वो रेलवे लाइन के किनारे जो स्लम्स बसी हुई हैं उनको यदि हमें फिर से बसाना है तो उसके लिए हम किस प्रकार की कॉलोनी या फिर किस प्रकार की सिटी की कल्पना कर सकते हैं, तो उसमें यही बातें शामिल की गई हैं। तो ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, जिसको GDA कहा जाता है, ठीक है, इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखो, ग्रीन इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए अलाइंड विथ मास ट्रांजिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लोगों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है 1 या 2 व्यक्ति ही ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सार्वजनिक वाहनों का यूज़ कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होने वाली है। और दूसरी बात ये है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और फैसिलिटेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक पहुंचने का हमारे पास साधन होना चाहिए, तभी लोग जो है सार्वजनिक साधनों का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो कि
ड्राफ्ट है मास्टर प्लान फॉर दिल्ली MPD 2041 के लिए। अब कुछ बातें हमें पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें प्रमोट करना है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो क्लीन हो सके, और जो व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन है उसको हम कम से कम कर सकें। इसके लिए हमें मल्टी मॉडल हब और इनकरेज करना पड़ेगा ग्रीन मोबिलिटीज़ को। ये सब एक्सपेक्ट है MPD 2041 के लिए, और इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यदि हम पॉल्यूशन की बात करें तो सरकार ये चाहती है कि दिल्ली जैसी सिटी में इंडस्ट्री तो चलना ही नहीं चाहिए, और टाइम टाइम पर हम इन ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाते रहेंगे, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। इसके बाद कुछ और बातें जिन पर हाईलाइट किया गया, जैसे कि ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा तैयार करना है कि जो अरावली की रिच है, यमुना रिवर है, हमारे फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड हैं, पार्क एंड अदर एसेट हैं, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हरियाणा से है। हरियाणा में अभी ट्यूबवेल से रिलेटेड कुछ रूल्स लाए गए हैं, उसी को लेकर के विपक्ष की कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न है जो यहाँ पर बताई गई। जैसे कि कांग्रेस का कहना है, एक एरिया है नहर कमान क्षेत्र में, जितनी भी ज़मीन पड़ती है वहाँ पर किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। तो इससे कांग्रेस का ये मानना है कि उत्तर और दक्षिण वाला जो हरियाणा है ना, यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव उन पर पड़ेगा। दूसरी बात ये है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 30 BHP से अधिक क्षमता के ट्यूबवेल कनेक्शन अब किसानों को नहीं दिए जाएंगे। तो उनका कहना है कि इससे दक्षिणी हरियाणा के किसानों को नुकसान होगा, जहां जल स्तर पहले ही बहुत गहरा है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ चिंताएं हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है नहर का कमांड एरिया, मतलब उस एरिया को कहेंगे हम जिस एरिया से होकर नहर का पानी बहता है, ठीक है। तो किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सिंचाई विभाग से NOC प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन ये भी शर्त रखी गई है कि यदि NOC नहीं मिली तो नए कनेक्शन का शुल्क किसानों को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ असम से आई है, जिसमें दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में कुछ न्यूज़ आई है। तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम देख लेते हैं। असम की गवर्नमेंट ने 2004 में इस अभ्यारण्य को वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य घोषित किया था, इस एरिया को, ठीक है। इसे जयपुर वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ये असम का एकमात्र वर्षा वन है, पर्णपाती है, और इसका एरिया है 111.19 वर्ग किलोमीटर। इसमें जयपुर, कुबरी, देहिंग और दिरोक का एरिया शामिल है। तो वन के बीच से गुजरने वाली नदी का नाम है देहिंग, जबकि पटकाई एक पहाड़ी है जिसके नीचे ये अभ्यारण्य स्थित है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला में विस्तृत है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो दिहिंग पटकाई अब असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। वैसे नॉर्मली न्यूज़ में देखने को मिलता नहीं है कि इतने जल्दी हमें नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्क कहाँ इतने ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो इससे पता चलता है कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए थोड़ा सजग है। तो यदि हम बात करें इस नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर 47 स्पीसीज ऑफ ईच रेप्टाइल्स और मैमल्स की पाई जाती हैं, जिसमें शामिल है टाइगर। अब हम बात करते हैं, तो लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेच जो था असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, मतलब असम का आप लास्ट हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क बना दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को नोटिफाई किया था कि दिहांग पटकाई जो है नेशनल पार्क अब बन गया है। और ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 दिन पहले ही 422 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, रायमोना नेशनल पार्क के लिए जो वेस्टर्न हिस्सा होता है असम का, ज़िला पड़ता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट
तो पहले 5 थे, छठवां बना ये रायमोना नेशनल पार्क और 7वें नंबर पर बन गया दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, अब जो 5 ओल्ड नेशनल पार्क हैं असम के वो कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। काजीरंगा और जो मानस है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और इसके साथ साथ में ये टाइगर रिजर्व भी हैं, इसमें नामरी एंड ओरांग भी टाइगर रिजर्व में शामिल है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कितना एरिया है और कौन कौन से हैबिटाट यहाँ पर पाए जाते हैं, कितनी प्रजाति के हाथी हैं, कौन कौन सी बटरफ्लाई यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका जो एरिया है 234.26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, दिहांग पटकाई जो है स्ट्रेलिंग किया हुआ है ईस्टर्न असम का डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एलिफेंट का हैबिटेट है और 310 प्रकार की यहाँ पर बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। और यहाँ पर 47 टाइप की जो स्पीसीज हैं वो रेप्टाइल के इसमें शामिल हैं और साथ ही इसमें शामिल है मैमल्स और इसमें टाइगर भी शामिल हैं और क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ की मेन जो स्पीसीज हैं वो बताई गई हैं। अभी यदि हम बात करें कि कुछ समय पहले ये जो अभ्यारण्य है ना वो न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इलीगल कोल माइनिंग हो रही थी ये वाले एरिया में। तो जो दिहिंग पटकाई है ये फोकस में रहा था इलीगल कोल माइनिंग। ठीक है, इन द विन सिटी इन कंपासेस विद ईस्टर्न वाइज दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है ना अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट का वहाँ, और जो फॉरेस्ट विलेज एरिया था जिसको डाइवर्ट कर दिया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, अब वो एक्ट से उसको बाहर कर लिया गया है। ठीक है, कुछ जो हिस्सा है दिराग और बुरी दिहिंग रिवर्स का ये भी इस पार्क में शामिल कर लिया गया है, ऐसा स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्लाबदिया का कहना है। ठीक है, और जो न्यूली नोटिफाइड नेशनल पार्क है ना ये भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा किसके द्वारा? सोराइपुंग रेंज ऑफ डिगबोई फॉरेस्ट डिवीज़न एंड जयपुर रेंज ऑफ डिब्रूगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न। तो एडिशनल एंटी पोचिंग कैंप्स एंड मैन पावर आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय मिनिस्टर, ऐसा सेट कहना है मिनिस्टर का। ठीक है, रायमोना ऑन द अदर हैंड इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय कचुगांव फॉरेस्ट डिवीज़न ऑफ द बीटीसी। इसके बाद वाली न्यूज़ लक्षद्वीप से है। ठीक है, वहाँ कुछ डायरेक्शन फिर से प्रोवाइड किए गए थे वहाँ के प्रशासन के द्वारा वहाँ की पब्लिक के लिए, जिसको बहुत ही ज़्यादा जब आलोचना होने लगी चारों तरफ से तो फिर प्रशासन को अपने जो रूल्स हैं उनको वापस लेना पड़ा था। ठीक है, जिसमें क्या था, उनका कहना था कि जो फ़िशिंग वाली बोट हैं उसमें हम गवर्नमेंट स्टाफ को डिप्लॉय करेंगे, मतलब उनमें हमारा एक आदमी बैठेगा। ठीक है, वो देख रेख करते रहेगा, पोस्ट की जो सिक्योरिटी है, गार्ड में यदि जहाज़ में कुछ गलत काम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा। ऐसा रूल्स प्रशासन के द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पर मैरीटाइम की जो सिक्योरिटी एजेंसी रहती हैं उन्होंने भी कंसर्न जाहिर की है कि यदि आप ही सारा काम देखते रहोगे तो फिर हमारा क्या रहेगा, इस प्रकार से हमारे आप काम में दखल क्यों दे रहे हो, ऐसा मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कहना है। तो कुछ उद्देश्य थे जो कि गवर्नमेंट ने बताई थी, जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ये सब हम कर रहे हैं, लोकल फिशिंग बोट की हम मॉनिटरिंग कर सकें, इसके साथ में हम थोड़ा इंटेंसिफाई चेकिंग कर सकें जो मोटराइज्ड एंड पैसेंजर वेसल्स रहती हैं उनको। इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर दिए गए थे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा को जो बर्थिंग वाली पोर्ट रहती है ना जिसमें बर्थ रहते हैं उन पोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, और जो हेली बेस रहता है वहाँ पर एंड बैगेज एंड पैसेंजर चेक इन फैसिलिटी एट द मंगलूर एंड बेपुर पोर्ट, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो फिशिंग से रिलेटेड है। तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है, ठीक है, जो कि टारगेट करता है किसको?
लोगों को ईमेल भेज करके या फिर आपको आपके पास टेलीफ़ोन आएगा या फिर टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है, और आपको पैसों का लोभ या लालच दिया जाता है, ठीक है, और आपसे सेंसिटिव डाटा जैसे कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें वो लोग हमसे मांगते हैं और इसके बाद फिर हमारे अकाउंट खाली कर देते हैं। यही कहलाती फिशिंग। फिशिंग में एक वेब सीरीज़ भी बनी थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है और उसका नाम है जमतारा। इसी के ऊपर वेब सीरीज़ बनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि फिशिंग जो है कितने हमारे इंडिया में कितने आगे तक पहुंच गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के जो नौकर हैं ना, उनको टारगेट किया गया था फिशिंग अटैम्प्ट के लिए। उन्होंने कई सारे जो वेब लिंक है ना रिसीव किए थे। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एक वेबसाइट है, लिंक वो हमें शेयर कर देते, चाहे मैसेज के माध्यम से हो चाहे ईमेल के माध्यम से, जैसे कि www.covid19india.in, ये हमें लिंक दे देते हैं वो, और कहते हैं कि इसके माध्यम से हम आपको कोविड-19 की वैक्सीनेशन का जो डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपसे फिर अदर जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपका ईमेल एंड पासवर्ड पूछ लिया जाएगा या फिर और भी अन्य चीज़ें पूछ ली जाएंगी, और उसके माध्यम से फिर वो हमारे बैंक में फ्रॉड करते हैं। अब कुछ ऑफिशियल का ऐसा कहना है कि हमारे पास में कॉल्स भी आए थे, बोल रहे थे कि हम जो है आर्मी के हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। सरकार का कहना है कि जिन को वैक्सीन लग चुकी है या फिर कोरोना का जो स्टेटस है ना, हमें उसको अपडेट करना है। इसके लिए आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है, और जानकारी भरिए। तो इस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है, तो हमको इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और इनसे हम बचना भी है।